किस राज्य के सरकारी कॉलेज के शिक्षकों को भारत और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण मिलेगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, राजस्थान। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षकों को देश विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्थान के ध्यान रखिएगा, सरकारी कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षकों को यहाँ पे, टीचरों को यहाँ पे दिया जाएगा। कॉलेजों में 500 शिक्षकों को नई प्रौद्योगिकी और नवाचारों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। कितना यहाँ पे? तो 500 कॉलेजों के 500 शिक्षकों को नई प्रौद्योगिकी और नवाचारों पर प्रशिक्षित किया जाएगा, जिन्हें छात्रों को पढ़ाते समय लागू किया जा सकता है। इस संबंध में देखा जाए तो टीचर इंटरफेस, इसे आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसंधान और प्रशिक्षण सुविधाओं पर 23.50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कार्यक्रम की गाइडलाइंस जल्द ही जारी की जाएगी। कौन सी कंपनी रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाली भारत की पहली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गई है? हिंदुस्तान ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम। तेल और प्राकृतिक गैस निगम रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला यहाँ पे केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम बन गया है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का यहाँ पे उद्यम बन गया है। एबीएमएस और ओएनजीसी को ओएनजीसी को ध्यान रखिएगा, एबीएमएस इसी को बोला जाता है, ठीक है, रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली। तो ओएनजीसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय कह सकते हैं कि इंटरसर्ट यूएसए द्वारा दिया गया है। पसंदीदा देखा जाए तो इसका जो बिजनेस पार्टनर के रूप में कद मजबूत करने की दिशा में ऊर्जा महारत्न की यात्रा में एबीएमएस सर्टिफिकेशन एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया है। इंटरसर्ट यूएसए द्वारा पूर्ण मूल्यांकन और सत्यापन के बाद एबीएमएस यहाँ पे दिया गया है। काफ़ी यहाँ पे कह सकते हैं, इससे क्या होता है कि पूरी तरीके से लोगों में ट्रस्ट यहाँ पे गेन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आरबीआई क्यूआर कोड पेश करके सीबीडीसी लेन देन को बढ़ाने की योजना बना रहा है। ई रूपी को आरबीआई द्वारा 1 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था। अब पहला जो स्टेटमेंट है, आरबीआई क्यूआर कोड पेश करके सीबीडीसी लेन देन को, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेन देन को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। जो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आरबीआई ने बैंकों को ई रुपया भुगतान के लिए यूपीआई क्यूआर कोड को इंटरऑपरेटेबल बनाने का भी निर्देश दिया हुआ है। ई रूपी को आरबीआई द्वारा 1 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था। अब एक स्टेटमेंट गलत है, 2021 नहीं बल्कि 2022 होना चाहिए, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही होगा। करेक्ट उत्तर होगा सिर्फ और सिर्फ केवल एक। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि ग्राहक जुलाई 2023 के अंत तक सीबीडीसी लेन देन के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेटवर्क के क्यूआर कोड का उपयोग कर सकेंगे। क्यूआर कोड की इंटरऑपरेबिलिटी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा लेन देन को यहाँ पे बढ़ावा देना है। कुछ इस टाइप से देख पा रहे हैं यहाँ पे इमेज में। फ्रेंच बेस्टिले दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन होगा? ये है बास्टिल का किला, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस की क्रांति आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें बास्टिल के किले का चर्चा जरूर आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, ओम बिरला, नरेंद्र मोदी। इसके करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी फ्रांसीसी बेस्टिल दिवस परेड के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे, चीफ गेस्ट होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई से फ्रांस और यूएई की 3 दिवसीय अधिकारक यात्रा पे होंगे और इसी दरमियान ये जो भी है, ठीक है, कह सकते हैं कि जो बास्टिल जो डे है उस परेड में पार्टिसिपेट भी करेंगे। अगर हम लोग पार्टिकुलरली बात करें बास्टिल परेड दिवस की, तो यह हर वर्ष 14 जुलाई को 14 जुलाई को पेरिस में मनाया जाता है। इसे फ्रेटे नेशनल फ्रेंकाइज के नाम से भी जाना जाता है। यह फ्रांसीसी क्रांति का, जैसे मैंने अभी चर्चा किया हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। पहली बास्टिल दिवस परेड 1780 में आयोजित की गई थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी नियमित सैन्य परेडों में से एक है। छठा भारत अरब साझेदारी सम्मेलन 11-12 जुलाई 2023 को कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, नई दिल्ली। छठा भारत अरब साझेदारी सम्मेलन 11-12 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन देखा जाए तो अरब भारतीय सहयोग मंच के तत्वाधान में, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया, व्यापार हो गया और सेवाओं में नए क्षितिज विषय पर आयोजित किया गया। सम्मेलन में अरब राज्यों और भारत के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारियों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। सम्मेलन का जो उद्घाटन विदेशी राज्य मंत्री, ये भी नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बी मुरलीधरन ने किया हुआ था। समर्थ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार ने समर्थ योजना के तहत 43 नए कार्यान्वयन भागीदारों को सूचीबद्ध किया हुआ है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। यह योजना भारत के 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू की जा रही है। यह भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है, समर्थ योजना को। यहाँ पे देख पा रहे हैं सरकार ने समर्थ योजना के तहत, जैसे अभी मैंने मेंशन किया, 43 नए कार्यान्वयन भागीदारों को सूचीबद्ध किया हुआ है। इसके अलावा सरकार ने प्रशिक्षण भागीदारों को लगभग देखा जाए तो 75,000 लाभार्थियों के प्रशिक्षण का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया हुआ है। अब कपड़ा मंत्रालय ने समर्थ के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए 157 कपड़ा उद्योग या फिर उद्योग संघों, इसके अलावा 16 केंद्रीय राज्य सरकार एजेंसियों और मंत्रालयों के 3 क्षेत्रीय संगठनों के साथ साझेदारी की है। अब योजना भारत के 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। इसमें खासकर देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखने लायक है। SC, ST और अन्य हाशिए पर मौजूद श्रेणियों सहित समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करना है। नारी अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नारी अदालत के सदस्यों को न्याय सखी के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। इसे कानूनी दर्जा प्राप्त होगा, इसे कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं होगा। आइए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं नारी अदालत के बारे में। देख पा रहे हैं यहाँ पे सरकार घरेलू हिंसा, संपत्ति अधिकार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था से व्यवस्थित या फिर संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए, उसको यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए, सोल्यूशन करने के लिए यहाँ पे एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच के रूप में नारी अदालत शुरू करेगी। यह पहल देखा जाए तो यहाँ पे असम हो गया या फिर जम्मू कश्मीर के 50-50 गाँव में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू की जाएगी। नारी अदालत न केवल व्यक्तियों के मामलों का समाधान करेगी, बल्कि सरकार की सामाजिक योजनाओं के बारे में ये पूरी तरीके से जागरूकता को भी, अवेयरनेस को भी बढ़ाएगी। यह महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक बढ़ाएगा और अपने अधिकार क्षेत्र में मामलों का समाधान भी करेगा। नारी अदालत का कोई कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा। उसका मुख्य लाभ सुलह और शिकायत निवारण होगा। एलन मस्क ने एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च की। कंपनी का नाम क्या है? XAI, AI ट्रूथ, SpaceX AI, इसके अलावा है GXAI। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, XAI। एलन मस्क ने अपनी नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI यहाँ पे लॉन्च की हुई है।
टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ और ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी जो लॉन्च की हुई है। इसमें देखा जाए तो जैसे कि डीप माइंड, ओपन एआई, गूगल रिसर्च, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, ट्विटर, इसके अलावा टेस्ला के पूर्व कर्मचारी सब इसमें शामिल होंगे, सब इसके मेंबर होंगे। इसके अलावा जो बार बार चर्चा कर रहे हैं हम लोग एक्स एआई को ओपन एआई, गूगल और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों के प्रतिस्पर्धा करने के लिए लॉन्च इसको किया गया है। किससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए? तो पहला है गूगल और दूसरा है यहाँ पे एंथ्रोपिक। मस्क ने सभ्यता के विनाश के लिए एआई की क्षमता के बारे में बार बार जैसे चिंता भी व्यक्त की है। एलन मस्क ने एआई को लेके हमेशा ही देखेंगे तो कह सकते हैं कि इसको लेके एक अवेयरनेस यहाँ पे दिखाई है। इसके बहुत सारी कह सकते हैं कि जो खूबियाँ है, मेरिट्स वगैरह है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन या फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक निगेटिव टर्म में उसको यूज करने का प्रयास किया हुआ है। लेकिन वही मार्क जुकरबर्ग ने एआई की देखेंगे तो हमेशा ही खूबियों को गिनाते हुए आपको नजर आएंगे। एलन मस्क ओपन एआई के संस्थापक थे। उन्होंने 2018 में कंपनी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने सागर संपर्क डिफरेंशिएबल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सागर संपर्क DGNSS DGNSS 6 स्थानों पर लॉन्च किया गया। DGNSS समुद्री नेविगेशन के लिए रेडियो सहायता क्षेत्र में DGLL की क्षमता को बढ़ाएगा। अब इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। समुद्री क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल द्वारा स्वदेशी सागर संपर्क डिफरेंशिएबल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसी को बोला जाता है यहाँ पे DGNSS, जिसे मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखते चलिए। डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया गया। सागर संपर्क को लाइट हाउस और लाइट शिप महानिदेशालय के तहत 6 स्थानों पर लॉन्च किया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो समुद्री नेविगेशन के लिए रेडियो सहायता के क्षेत्र में DGL की क्षमता को ये पूरी तरीके से बढ़ाएगा। तो ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, DGLL इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे लाइट हाउस और लाइट शिप महानिदेशक, सागर संपर्क DGNX, इसको भी बढ़ाएगा। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। यहाँ पे देख पा रहे हैं डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सागर संपर्क, सिंपल सा देख पा रहे हैं यहाँ पे। सागर संपर्क सैटेलाइट के माध्यम से सागरों को क्या करना है, पूरी तरीके से यहाँ पे संपर्क करना है। निम्नलिखित में से किसने एकलव्य पहल एक शोध संबद्ध कार्यक्रम शुरू किया हुआ है? दिल्ली विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, इग्नू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने एकलव्य पहल शुरू की है। यह एक शोध संबंध कार्यक्रम है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए पूरी तरीके से खुला है। व्यक्ति के पास कानून के साथ महत्वपूर्ण इंटरफेस वाले मुद्दों पर काम करने का कम से कम 3 साल का प्रत्यक्ष अनुभव भी होना चाहिए। यह उन व्यक्तियों के लिए खुला है जिनके पास पारंपरिक कानून की डिग्री नहीं है। इन कार्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए देखा जाए तो स्नातक की डिग्री पूरी होने के बाद कम से कम 3 साल बीतने चाहिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की स्थापना देखा जाए तो 2008 में हुई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके चांसलर है। किस राज्य सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में 18,000 करोड़ रुपए की 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में 18,000 करोड़ रुपए की 2 थर्मल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। 11 जुलाई को सोनभद्र के ओबरा में
18,000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत 800 मेगावाट की 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजनाएं बनाई जाएंगी। इसका जो उद्देश्य है राज्य के लोगों को जितना हो सके सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान सरकार ने ओबरा में थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया हुआ था। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली एनटीपीसी के साथ देखा जाए तो 50-50 की साझेदारी में परियोजनाओं को लागू करेगी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जम्मू और कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, लद्दाख। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों को विपणन के अवसर प्रदान करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। योजना के शुभारंभों के बाद से मिशन को यह पहला पुरस्कार मिला है। यह सम्मान संस्था की उल्लेखनीय उपलब्धि का परिचायक है। इन पहलों के प्रमुख उदाहरण देखा जाए तो अवसर योजना, इसके अलावा उम्मीद महिला हाट और जिला ग्रामीण हाट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध एसएचजी उत्पाद है। नेक्स्ट, जुलाई 2023 में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किसके लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, भारतीय नौसेना। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए यहाँ पे 26 राफेल लड़ाकू विमान और 3 नई पनडुब्बियों के लिए अधिग्रहणों को मंजूरी दी है। इन 26 राफेल लड़ाकू विमानों में देखा जाए तो 22 यहाँ पे है सिंगल सीटर राफेल समुद्री विमान और 4 ट्विन सीटर, ध्यान रखिएगा 4 ट्विन सीटर, टोटल यहाँ पे हो जाएगा 26। 4 ट्विन सीटर ट्रेनर संस्करण शामिल है। खरीदे गए देखा जाए भारतीय श्रेणी के तहत फ्रांस से 3 अतिरिक्त, यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन श्रेणी की डिजिटल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ भी खरीदी जाएगी, जिसका निर्माण देखा जाए तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। इसमें स्वदेशी सामग्री अधिक होगी और इसमें भारतीय नौसेना की परिचालन तैयारी में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। इस डील पर पीएम नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होने की संभावना है। ये सौदे करीब देखा जाए तो 90,000 करोड़ रुपए के होंगे। किस राज्य कैबिनेट ने कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, उसके बाद है तमिलनाडु। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, ओडिशा कैबिनेट ने कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने या फिर इनके नेतृत्व में कैबिनेट ने कुई भाषा को, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कुई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश भी की हुई है। कुई भाषा को शामिल किए जाने से इसके संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार में मदद भी मिलेगी। कुई भाषा को शामिल करने का लाभ 7 लाख से अधिक कुई भाषी लोगों को मिलेगा। कुई के शामिल होने से उड़ीसा की कंध जनजातियों को लाभ मिलेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कुई भाषा इन कंध जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। संविधान की 8वीं सूची में जैसा आपको पता होना चाहिए अभी टोटल 22 भाषाएं शामिल की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 20 जुलाई 2023 को पारंपरिक दबाव पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, भारत। भारत 20 जुलाई 2023 को 20 जुलाई
2023 को पारंपरिक दबाव पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन लगभग एक दशक के बाद नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में कंबोडिया और वियतनाम समेत 10 आसियान कंट्री शामिल होंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है आसियान में कौन कौन से देश शामिल हैं, ठीक है। इसकी मेजबानी विदेश मंत्रालय, आसियान में भारत मिशन और आसियान सचिवालय के सहयोग से आयुष मंत्रालय द्वारा यहाँ पे की जाएगी। इसकी मेजबानी पारंपरिक दबाव पर सम्मेलन का जो उद्देश्य है, भारत और आसियान देशों के बीच अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से मजबूत बनाना है। भारतीय नौसेना के निम्नलिखित में से किस गश्ती जहाज ने ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 में भाग लिया? INS सरयू, INS सुनैना, INS सुमित्रा, INS सुकन्या। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, INS सुनैना। INS सुनैना को ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 में हिस्सा यहाँ पे लिया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं INS सुनैना। यह ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 में भाग लेने के लिए 10 से 12 जुलाई के बीच ये सेशेल्स में होगी। सेशेल्स आपको ध्यान होगा मेडिटेरियन सी में, इटली, ठीक है, इटली के आसपास सेशेल्स में होगी। ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस का संचालन देखा जाए तो समुद्री, ठीक है, संयुक्त समुद्री बल द्वारा किया जाएगा। ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 एक बहुराष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, क्षेत्र में सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए समुद्री डकैती का मुकाबला करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कि इटली, यूके, सेशेल्स रक्षा बलों और समुद्री पुलिस, और इसके अलावा देखा जाए तो जो भी इसके सदस्य देशों की नौसेनाओं ने इसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किया। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2022 में कितनी राशि के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है? 62 ट्रिलियन डॉलर, 72 ट्रिलियन डॉलर, 82 ट्रिलियन डॉलर, 92 ट्रिलियन डॉलर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, 92 ट्रिलियन डॉलर। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक ऋण 2022 में ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो 92 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड तक पहुँच गया है। पिछले 2 दशकों में घरेलू और विदेशी कर्जे देखा जाए तो 5 गुना 5 टाइम्स यहाँ पे बढ़ गया है। यह रिपोर्ट देखा जाए तो G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के बैठक के मेज़बानी में यहाँ पे जारी की गई, ठीक है, जब यहाँ पे बैठक की गई उसमें जारी की गई। वैश्विक सार्वजनिक ऋण का लगभग देखा जाए तो 30% विकासशील देशों के पास, विकासशील देशों के स्वामित्व में है। विकासशील देशों का 70%, ये भी आपको ध्यान रखना है, 70% जो कर्ज है, जैसे कि यहाँ पे चाइना, इसके अलावा इंडिया, इसके अलावा ब्राज़ील, 3 जो बड़े बड़े विकासशील जो कंट्री हैं इनके पास है 70% जो भी यहाँ पे कर्ज है। इसके अलावा देखा जाए तो 59 विकासशील देशों का ऋण से GDP जो अनुपात है देखा जाए तो 60% से यहाँ पे क्या है, अधिक है। भारत सरकार टकसाल है। हैदराबाद की स्थापना मूल रूप से हैदराबाद के निजाम के लिए शाही टकसाल के रूप में डैश डैश में की गई थी। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1803, 1903, 1704, 1643। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, 1803 में। हैदराबाद में भारत सरकार टकसाल की 120वीं वर्षगांठ मनाई गई है। स्मारिका सिक्के जारी के साथ हैदराबाद में भारत सरकार टकसाल की 120वीं वर्षगांठ यहाँ पे मनाई गई है। ये स्मारक देखा जाए तो सिक्के चांदी और तांबे से तैयार की गई है। यह सिक्का निर्माण और ढलाई के क्षेत्र में भारत सरकार की टकसाल की समुद्री विरासत और योगदान के लिए कह सकते हैं एक श्रद्धांजलि है। हैदराबाद में भारत सरकार की टकसाल देखा जाए तो 100 वर्षों से अधिक
100 वर्षों से अधिक कह सकते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले सिक्के और अन्य ढले हुए उत्पादों का उत्पादन कर रही है। यह सिक्कों, पदकों और अन्य ढले हुए उत्पादों के उत्पादनों में गुणवत्ता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कार्यवाहक सरकार को सत्ता सौंपेंगे। वह किस वर्ष प्रधानमंत्री बने थे? 2021, 2020, 2022, 2023। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 2022 में। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अगस्त 2023 में कार्यवाहक सरकार को सत्ता सौंपने का फैसला किया हुआ है। कार्यवाहक सरकार राष्ट्रीय चुनाव की निगरानी करेगी, जो नेशनल असेंबली के भंग होने के 60 दिनों के भीतर होगा। पार्टियों के गठबंधन का नेतृत्व करने के बाद शहबाज शरीफ 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हुए थे। चुनाव आयोग द्वारा जल्द ही मतदान की तारीख की घोषणा कर सकता है या फिर की जाएगी। ताज़ा चुनाव से पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल खत्म होने की संभावना है। पाकिस्तान के इतिहास में यह तीसरी बार जब होगा जब नेशनल असेंबली अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे अनुसूची ए श्रेणी उद्यम में अपग्रेड किया गया है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी, कोच्चि रिफाइनरी, मैंगलोर रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, नुमालीगढ़ रिफाइनरी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी को अनुसूची ए श्रेणी उद्यम में अपग्रेड किया गया है। असम में आपको पता होना चाहिए, असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी को सरकार द्वारा अनुसूची बी से अनुसूची ए में शामिल कर लिया गया है, फिर अपग्रेड कर लिया गया है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी के उन्नयन को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी का उन्नयन इसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के योग्य बना देगा। अब नुमालीगढ़ रिफाइनरी संयुक्त उद्यम, रणनीतिक साझेदारी और विशेष प्रयोजन वाहन बनाने में अधिक तेजी से निर्णय ले सकेगा।